पूछताछ कर रहा हूँ। सर, अभी बिहार में लूट, हत्या, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो बिल्कुल भ्रष्टाचार तो बिहार में आज के दिन चरम पर है और हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और यही इसका परिणाम है कि आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय योजना, हर घर जल, हर घर नल की योजना, हर गली और हर सड़क का पक्कीकरण में इतने बड़े भ्रष्टाचार शामिल हो गए हैं कि सही ढंग से नल जल योजना आज प्रभावी ढंग से बिहार में नहीं लग पाई। भले ही कागज के स्तर पर फाइलों में सरकार दावा करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, भ्रष्टाचार है नल जल योजना। और सड़क में तो कुछ सरकार ने प्रिकॉशन भी लिया है कि उसका मेंटेनेंस, अगर सड़क टूटता है तो उसका मेंटेनेंस कितने दिनों तक करना होगा संवेदक को। लेकिन हर घर जल नल योजना में तो भ्रष्टाचार तो चरम पर है और इसका परिणाम है कि आम जगहों में सही ढंग से पानी नहीं पहुँच पा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जीरो टॉलरेंस पर बात करते हैं और ये जो उनका 7 निश्चय योजना जो है वो कहते हैं कि उपयोगी तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं। यह योजना जो समाज के दलित, गरीब, जो जिनको शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यह योजना तो बहुत ही उपयोगी है और सरकार की सोच भी बहुत सही है, पॉजिटिव है, सकारात्मक। लेकिन तब है कि इसमें काम करने वाले जो तंत्र हैं वह भ्रष्टाचार के तहत इसको सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और वह सरजमी पर नहीं उतर पा रहा है। और इस संबंध में कई बार सवाल भी हम लोग सदन में उठाए हैं, उसकी जांच भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन तब है कि आम जनों को भी इसके लिए सजग होना। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार की कोई योजना, कोई नीति अगर धरातल पर उतारना है तो वह जनता के लिए अगर उपयोगी है तो जनता को भी सजग होकर अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में सही ढंग से इसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए तो सजग रहना हो। सरकार हर जगह तो तैनात नहीं रह पाए, इसलिए जनता का भी इसमें मुख्य रोल है, अहम भूमिका है कि सरकार की कोई भी योजना सही ढंग से कैसे क्रियान्वित हो, इसके लिए सजग होने की जरूरत है। केवल सरकार को दोष देने से काम नहीं। ठीक नहीं। अच्छा सर, शिक्षक नियोजन का बहुत सी मांगे हैं, सरकार उस पर कौन सी कदम उठा रहा है? आप एक शिक्षक प्रतिनिधि से निर्वाचित। अभी तो मेरी प्राथमिकता में हम जो लेकर चल रहे हैं कि पिछले दिनों सरकार ने जो शिक्षकों के कोरोना काल के हड़ताल के क्रम में समझौता कर उनके सेवा शर्त नियमावली को बनाने का काम किया और अधिसूचित हुआ है, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। और जो वेतन के बढ़ोतरी की बात थी कि 7वें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में लेवल 7 और लेवल 8 के वेतनमान का लाभ दिया गया, जो सरकार नहीं की। और सीधे तौर पे 15% वेतन के बढ़ोतरी की बात की है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। और अभी इस बजट सत्र में जो राज्यपाल का अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ, उसमें हमने संशोधन भी दिया है कि जो वेतन विसंगति है 7वें वेतन पुनरीक्षण के लेवल 7 और लेवल 8 को लागू करने की मांग हमने किया है और हमने संशोधन के रूप में पेश किया कि राज्यपाल के अभिभाषण में इसको समाहित किया जाए। साथ ही साथ जो सेवा शर्त नियमावली में विसंगति है, उसके लिए भी हम लोग संशोधन पेश किए हैं। और उसमें जैसे पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण का सवाल हो, सेवा की निरंतरता का सवाल हो कि जो माध्यमिक शिक्षक +2 टीचर के रूप में बहाल हुए हैं उनको
अधिसूचना सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना के डेट से उसको प्रभावित किया गया है। वो कहते हैं कि जो पुराने टीचर अनुमति लेकर जिला शिक्षा और पदाधिकारी से अनुमति लेकर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में गए हैं, उनको सेवा की निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ईपीएफ की सुविधा जो सरकार ने दी है उसको भी 2020 से देने की बात की है। हमारी मांग ये है कि उसको भी नियुक्ति की तिथि से ईपीएफ का लाभ दिया जाए। ऐसी छोटी बड़ी जो भी विसंगति है उसके को दूर करने की मांग हम उठाए भी हैं। ध्यानाकर्षण के माध्यम से शिक्षा के बजट भाषण पर जो वाद विवाद था उसमें भी हमने इन बातों को रखा है। और साथ ही साथ वित्त रहित शिक्षा नीति जो बिहार के लिए कलंक काला धब्बा है, हमने वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की भी मांग की है कि घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत कर आप वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर सकते हैं। और उसमें बहुत सरकार को वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि सरकार अनुदान देती है। सरकार तो कहती है कि सरकार अनुदान देती है, ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को सरकार अनुदान देती है परीक्षा फल के आधार पर। और सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो आंतरिक स्रोत की आमदनी जो किसी भी शिक्षण संस्थान का है, उस आमदनी का 70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के मद में खर्च हो। तो अगर दोनों राशि को मिला दिया जाए, हम यही मांग भी कर रहे हैं कि आंतरिक स्रोत की आमदनी और जो आप अनुदान देते हैं, अगर दोनों राशि को मिला दिया जाए तो बहुतों ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिस पर कोई वित्तीय बोझ आपको वह नहीं डालेगा। और कुछ ऐसे भी शिक्षण संस्थान हैं जिस पर हल्के वित्तीय भार के तहत उनको घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में आप कर सकते हैं। और बिहार की यह परंपरा रही है, आज बिहार में जितने राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय हैं सब निजी प्रबंधन के हाथों खुले घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में बाद में परिणत हुआ और तब उसका राज्य सरकारीकरण। या फिर जितने अंगीभूत महाविद्यालय बिहार में 250 हैं, 255 अंगीभूत महाविद्यालय हैं, वह भी निजी प्रबंधन के हाथों खुले। बाद में सरकार ने आवश्यकता समझी तो उसको घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत किया और तब उसका सरकारीकरण किया, अंगीभूतीकरण किया। तो ये बिहार की परंपरा भी रही है और इसीलिए हम बार बार सरकार से यह मांग करते रहे हैं। इस बजट सत्र में भी मांग की है कि इसकी समीक्षा आप करें ईमानदारी से, आप पर बहुत वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। और ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थान को घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में अगर परिणत कर देते हैं तो जो प्रबंधन लूट कर आंतरिक स्रोत की आमदनी को खा लेता है, उस पर सरकार की पकड़ हो जाएगी, वह बजट का हिस्सा होगा, तो सरकार को वित्तीय भार भरना पड़ेगा। और बिहार से इस वित्त रहित शिक्षा नीति का जो एक कलंक है, एक काला धब्बा है, वह भी खत्म होगा। सर, कई कॉलेज और स्कूल में शिक्षक के अभाव में शिक्षा का दिन प्रतिदिन गिरा। देखिए, हम तो ये बार बार इसको स्वीकारते हैं और वास्तविकता भी है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता में शिक्षा और शिक्षक नहीं रहा। और यही कारण है कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज सेक्टर की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चिंताजनक स्थिति में, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हो रहा हो। और अब इस बार इस चुनाव के बाद जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस गठन में नए मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी जी को जो लाया गया है, एक सजग, जानकार, बुद्धिजीवी शिक्षा मंत्री आए हैं, सकारात्मक सोच है उनकी। तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के ये जेहन में ये बात आ गई कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। हम शिक्षा में
विस्तारित शिक्षा का विस्तारीकरण तो किए हैं, संख्यात्मक विकास हुआ है, लेकिन गुणात्मक विकास जो होना चाहिए वह नहीं हो पाया। और इसीलिए एक सही शिक्षा मंत्री को लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल होगा, शैक्षणिक माहौल मजबूत होंगे, जो हम उम्मीद करते हैं। अभी सर कोरोना अन्य राज्यों में बहुत पसार रही है, बिहार में भी पसरना शुरू हो गया है। सरकार का कोई ऐसा निर्णय है कि कोरोना में स्कूल, शिक्षण संस्थान देखिए अभी बंद करने का जो 22 से चर्चा है। कोरोना की स्थिति जो दिख रही है, ठीक है, अन्य प्रदेशों में कोरोना तेजी से कुछ दिनों से आगे बढ़ा है, जैसे महाराष्ट्र हो, केरल हो, राजस्थान हो, लेकिन बिहार में अभी वैसी स्थिति नहीं आई, वैसी स्थिति नहीं है। और हम समझते हैं कि बिहार में अगर वैसी स्थिति आती है तो सरकार सजग है और इसको कंट्रोल करेगी। और यही कारण है कि हम इसका एक पहला प्रिकॉशन सरकार ले रही है कि वैक्सीन जो देने की शुरुआत हुई है बिहार में, बहुत अच्छे ढंग से तेजी से हुआ है। और जैसे कि हम ही आज जाकर खुद अपने वैक्सीन का लाभ लिए हैं। चलिए सर, लखीसराय न्यूज़ को बताने के लिए आपको सर बहुत धन्यवाद।